श्रीमती सुष्मिता जी हमारे बीच हैं। उनकी मधुर संगीतमय प्रस्तुति के साथ हम कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। संगीता जी के विषय में बताऊं, सुष्मिता जी के विषय में बताऊं तो सुष्मिता जी अपने संगीत के लिए हमारे बीच आई हैं। आपने गायन में प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से विशारद का डिप्लोमा किया, जिसके बाद आपने नोएडा के एजीपी विद्यालय में कई वर्षों तक एक शिक्षिका के तौर पर कार्य किया। आप इलेक्ट्रॉनिक गिटार भी बजाती हैं। कृपया तालियों के साथ आपकी प्रस्तुति के लिए आपको स्वागत करें। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे मुख्य वक्ता, जो कि कई लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे बीच आ चुके हैं और बहुत ही जल्द हमारे जो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के, वो भी हमारे बीच आने वाले हैं। मैं अब हमारे वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री नितिन सप्रे जी को। आप दूरदर्शन समाचार में कृषि विभाग का संचालन इस समय कर रहे हैं। आपने मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों में सेवाएं दी हैं और आप विशेषकर किसान समाचार की लोकप्रियता और सफलता के पीछे आपका बड़ा हाथ है। आप अपनी बात को हमेशा बेबाकी से, बिना किसी लागे पेट के रखते हैं, यही आपकी विशेषता है। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं मंच पर श्री गिरीश निशाना जी। आप दिल्ली एनसीआर के सामाजिक विषयों से जुड़े मुद्दों पर बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं। आपकी रिपोर्टिंग में न सिर्फ मानवीय संवेदनाएं होती हैं, बल्कि उसकी भाषा बहुत ही सरल होती है और सबको लगता है कि जैसे हमारे बीच की खबरें पहुंच रही हैं। और अब वक्तव्य के लिए मैं यहाँ डाइस पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री नितिन सप्रे जी को। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सुप्रभात सभी को। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस पुस्तकालय के अंतर्गत ये जो कृषि में महिलाओं की भूमिका के ऊपर ये जो संगीता अग्रवाल जी का लिखा किताब है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया। इसलिए सबसे पहले तो मैं उनका
और आयोजकों का धन्यवाद अदा करता हूँ। ये किताब में जैसे कि कहा है कि एक हमेशा ही होता है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, क्योंकि आजकल हमारा सभी का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। हम टेलीविज़न भी देखते हैं तो हम जानते हैं कि 5 मिनट में जैसे ऐड आ जाती है हम चैनल बदल देते हैं, तो आप हमें वक्ता बदलने से पहले हम बदल जाएंगे स्वयं भी। पर मुझे बात ये रखनी है कि हम देखिए, आज नर हो या नारी हो, समाज में हम एक देखते आ रहे हैं कि हमारी जो कुछ काबिलियत नहीं होती है, हमारी कमियां जो होती है, उसके लिए कोई जिम्मेदार किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए हम हमेशा अक्सर ये खोज में रहते हैं कि हम किसको ढूंढें। जो चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ, जो चीज़ों मेरे में कमी है, वो सब चीज़ों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई ना कोई मिले, कोई कारण मिले कि जिनके ऊपर मैं ये थोप दूँ और मेरी अपनी कमी को मैं बचा लूँ और या छुपा लूँ। तो ये सब होता है, और अक्सर ऐसे चीज़ों में मैंने ये देखा, ये किताब के लिए मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जो संगीता जी ने ये किताब लिखी है, उसके मैंने देखा कि इन्होंने जो भी इसका मंथन किया है, जैसे वो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न बाहर निकल आए थे, आप सब जानते हैं, जिसमें अमृत था, विष भी था, और भी कई, कुल मिला के 14 रत्न निकल आए थे बाहर। तो मैं देख रहा था किताब की जो अनुक्रमणिका जो है उसमें से जा रहा था, तो मैंने देखा कि इसमें भी कुल 14 चैप्टर है। तो संगीता जी का जो भी मंथन हुआ है, उन्होंने इस किताब को लिखने से पहले पूर्व में जो भी संबोधन किया है, उसमें ये 14 रत्न जो बाहर आए, उसमें से पहले 3 चीज़ों को देखे तो वो कृषि के लिए है, महिला किसान और योजनाओं के बारे में जानकारी है। बाद में आपको गौपालन और के ऊपर कोई विशेष जानकारी दी गई है, लेकिन चौथे नंबर से मैं देख रहा हूं तो कुल मिलाकर के 11 ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने किसान, खेती बाड़ी और या तो आप कहिए कि जिसको हम कहते हैं कि रूरल सोशियो इकोनॉमिक एरिया में कुछ ना कुछ काम किया है और बड़ा संघर्ष के साथ काम किया है, और इनकी सबकी ये कहानियां हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने अपनी कमियां, समाज में हम चलते हैं रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की होती है, मनमाफिक नहीं होती है, बहुत सारी कमियां हमको खलती रहती है, लेकिन अधिकतर जगह हम ये देखते हैं कि हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं। ये मैं देख रहा था कि ये इसमें जो 11 महिलाओं का जो चित्रण इन्होंने किया है और जो उनकी जीवन की संघर्ष कथा इन्होंने जो लोगों के सामने रखी है, उसमें यह है कि इन्होंने न कि समाज से, न सरकार से, न किसी को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने बलबूते पे समाज में अपनी तरीके से काम करने की कोशिश की है। और सिर्फ अपने तरीके से काम करने वाली बात नहीं है, तो खुद तो प्रबुद्ध हो गई, खुद तो अवेयर हो गई, खुद तो सजग हो गई, लेकिन वहाँ पे वो रुकी नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये इन महिलाओं विशेष रूप से अभिनंदन के लिए पात्र है। ये जो 11 राजकुमारी देवी है, माँ वैशाली मालवीय जी है, अनिता देवी है, रीना चंदेल है, ये सारी महिलाएं जो है ये खुद तो सजग हो गई, खुद तो अवेयर हो गई, लेकिन वहाँ पे रुकी नहीं। तो उन्होंने अपने आस पड़ोस में अपने बाकी के लोगों के लिए भी काम किया, समाज के लिए काम किया, और संभवतः पहले दिन से उनको कोई, बाद में तो कुछ सम्मान प्राप्त हुए होंगे, पुरस्कार मिले होंगे, लोग जुड़े होंगे, कारवां बनते जाता है जैसे कारवां बनते गया होगा, लेकिन ये बहुत ही स्पष्ट है कि जब उनके शुरुआती दिन रहे होंगे उन्होंने काफ़ी उसमें संघर्ष किया है। और ये सारी संघर्ष की गाथा जो है, उनके संघर्ष की गाथा संगीता जी ने हमारे लिए रेडी रेकनर की तरह हमारे सामने रखी है, ताकि इस क्षेत्र में काम करने वाले या इस क्षेत्र में कृषि में रहो या और किसी रूरल इकोनॉमी में रहो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रहो, ये सब एरिया में काम करने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी सजगता से मिलती है। खास करके किसान के क्षेत्र में अब ऐसे होता है ना कि आजकल माध्यमों के द्वारा, कई माध्यम है, मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यदि
ग्राउंड जीरो पे चले जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से समाज में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि कई चीज़ों की जानकारी, वो इंफॉर्मेशन इज पावर कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन पावर तो है आज के दिनों में, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पावर कई स्रोतों से हमारे पास आ रही है, लेकिन फिर भी कई सारी जानकारी हमारे पास होती ही नहीं है। बड़ा बड़ा अजीब तरीका है ये, क्योंकि पता नहीं चलता कि अब आज के दिन में हम लोग कई सारे रेडियो है, दूरदर्शन है, टेलीविज़न चैनल्स है, किताबें है, बाकी आजकल तो आज नई जनरेशन में तो सोशल मीडिया आया हुआ है, तो इतनी सारी जानकारी के स्रोत है, लेकिन या तो इतने सारे समुंदर में जानकारी खो जाती है, या तो स्पेसिफिक जानकारी कई बार देखा जाए, अब हम जैसे भी फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं किसानों के लिए, हम जब यहाँ पे दूरदर्शन पर किसान समाचार, किसान चैनल ही है दूरदर्शन का एक, जो कि सारी सिर्फ किसान से संबंधित, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित खबरों को ही देता है। ऐसा एक, और अन्य जैसे गौशाला है, पशु वेटरनरी है, ये सब चीज़ों की जानकारी देने वाला एक फुल फ्लेज 24 घंटे वाला चलते रहता है चैनल, और हम उसमें से दूरदर्शन न्यूज़ जो है वो उसमें से एक हिस्सा, जो कि किसानों को समाचार देने के लिए, किसान समाचार, जिसमें सिर्फ किसान के बारे में ही, जो एक तरह से विशेष रूप से स्पेशल बुलेटिन है कि उसमें किसानी के अलावा और कोई खबर नहीं होती है, किसानी और गांव से संबंधित जुड़े विषयों पर ही समाचार होता है, अन्य कोई समाचार नहीं होता। बिल्कुल कितना भी मान्यवर व्यक्ति का कोई भी खबर हो, यदि वो किसान पे बोल रहा है तो एक हिसाब से ये स्पेशलाइज बुलेटिन है, जिसमें आपको सिर्फ किसान के ऊपर, किसानी के ऊपर जानकारी एक जगह पे मिलती है। हम ये, आपको पता नहीं कितने लोग इसको वहाँ पे शहरों में तो नहीं, पर गाँवों में ये, क्योंकि शहरों के लिए है भी नहीं है, जो किसानी कर रहा है, जो एक्चुअली उस फील्ड में है, उन सब लोगों के लिए जानकारी के लिए, जिसमें हम मंडी समाचार भाव से लेके, मौसम की जानकारी से लेके, सारी जानकारियों से हम इनको प्रबुद्ध कराते रहते हैं, जानकारी किसानों तक, जो एंड यूज़र है उस तक पहुंचाने की अपनी तरह से पूरी कोशिश करते। होता यह है कि ये सब काम करते हुए हमने, जब यहाँ पे मैं आकर के, हमें जब ये इसका जिम्मा सौंपा गया, हमने ये देखा कि किसान में इसमें कुछ चीज़ें तो जो मतलब स्टीरियोटाइप होती रहती थी, और हमें जब थोड़े दिन के बाद हम देखे तो उसमें कई सारी बदलाव करने की आवश्यकता थी, उस तरह से बदलाव किए गए। उसका मकसद यही था, हेतु यही था कि हम और जानकारी जो है, जो सटीक रूप से एंड यूज़र के पास पहुंचाए, और साथ में फिर हमने कुछ दिन बाद ये भी लगा कि भाई, ये जो जानकारी जो मिलती है, जो किसानी के बारे में मिलती है, जो बुलेटिन किसान के लिए ही होता है, जो समाचार सिर्फ किसान के लिए होता है, वो तो है ही, लेकिन क्या किसान को राजनीति के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं लगती है, किसान को कोई सांस्कृतिक गतिविधियाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने उसमें एक बदलाव करके एक छोटा सेगमेंट शुरू किया, जिसमें किसान समाचार देखने वाले को उस दिन की जानकारी पाने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए कई और चैनल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमने उसमें ये भी एक किया। तो ये तरीके होते हैं कि हम एक ही जगह पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा समाचार दें, और एंड यूज़र के लिए जितना ज़्यादा आवश्यक है, जितना ज़्यादा उपयोगी हो, उसके लिए हम निरंतर काम करते हैं। तो इसीलिए ये किताब के लिए मुझे, संगीता जी की लिखी हुई किताब के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये जो संघर्ष गाथा है, जो है खास करके ग्रामीण इलाकों की ये महिलाएं हैं, इनका फॉर्मल एजुकेशन अलग अलग लेवल का है, उसके बावजूद भी इन्होंने जो ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है, और उसकी उपयोगिता, और उसके बाद एक जिसको हम कहते हैं कि एक्सेलेंस, अपने काम करते हुए एक्सेलेंस को प्राप्त किया है। उसी तरह मैं संगीता जी को भी ये कहूँगा कि उन्होंने कई किताबें लिखी है, और ये उसमें एक मैंने देख रहा था कि उसमें पुरुष वर्ग के लिए भी एक किताब लिखी है, और ना कि ये भी आजकल बहुत होता है कि हम अपने आप को
क्यों बांटे, मतलब महिला और पुरुष में भी क्यों बांटे, ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल अदा करते हैं समाज में। हम कोई भी पूरी तरह से जैसे शिव और शक्ति का एक साथ होकर के काम करना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। पता नहीं, कभी कभी महिलाओं को, मुझे कई बार, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, मुझे तो लगता है विमेन एम्पावरमेंट क्या वाकई में जरूरी है? विमेन एम्पावर्ड ही है, विमेन टास्कर है। हाँ, घर में आप देखो, घर का कोई काम करने की बारी यदि पुरुषों पे आई, गिरी जी आप यदि दूध उबालने के लिए वाइफ ने बता दिया आपको, तो मेरे ख्याल से संभवतः गिरी जी गैस के सामने ही खड़े नजर आए। कम से कम मैं तो रहता हूँ, मुझे जब भी ये मौका मेरे पर आता है, ये बारी, तो मैं सिर्फ उतना ही काम कर सकता हूँ। अन्य काम करूँ तो सारे काम खराब कर देता हूँ। तो महिला तो ये 3-4 चीजें एक साथ कर दी है, इधर गैस पे वो भी, रसोई में भी काम हो रहा है, वॉशिंग मशीन भी लगी है, पता नहीं क्या क्या 4 चीजें एक साथ करती है, और चारों चीजें में से एक भी बिगड़ती नहीं है। हम में से कहीं करने जाए पुरुषों में से, तो मुझे पक्का यकीन है कि एक आध दो ठीक ठाक लोग होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अधिकतर लोग इसको काम को बिगाड़ देते। तो ये जो एम्पावरमेंट है, ये मल्टीटास्किंग है, ये तो एक नैसर्गिक रूप में, ये नैसर्गिक ताकत के रूप में महिलाओं में मौजूद है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि हम इस तरह से अलग अलग ना करें। ये जो संगीता जी ने किताब लिखी है, इसमें जिस तरह से 11 महिलाओं का समावेश किया गया है, ऐसे मुझे पक्का यकीन है कि कई जगह कई पुरुषों ने भी किया होगा, समाज के अन्य घटकों ने भी इसमें काम किया होगा। तो ये सब लोगों की जो संघर्ष गाथा है, जो प्रेरणादायी है, ऐसे एक और अगली किताब भी वो लिखे, उसको भी बहुत अच्छे से सराहा जाएगा, जिस तरह से इस किताब को सराहा गया। यहाँ पे जो मैं देख रहा था कि उसमें एक महिला में किसान चाची के रूप में वो ये उनका बिहार से आती है, अब तो बीमारू राज्य के रूप में नहीं जाना जाता है वो, लेकिन किस जमाने में जब वो कार्यरत रही होगी तब वो कई चीज़ों से संघर्ष करती हुई और अपने पति की आय में भी हाथ बटाने के उद्देश्य से भी जो काम शुरू किया, और वो कितने बड़े पैमाने पे होते गया, और आखिरी में तो उनको पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह होता है, मौका मिले तो नारी पक्का रूप में, नारी क्या कोई भी, ये मौके की बात होती है, यदि सही व्यक्ति को सही मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ता है। तो यही तरीके से मुझे ये लगा कि इस तरह के 14 रत्न होते हैं, तो इस तरह से इस 14 रत्न इन्होंने अपने मंथन से इस किताब में रखे हैं। ये किताब आप संभवतः, मैं भी पूरी तरह से ये किताब नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैंने जो भी इसमें से किताब में से जो भी जानकारी ली, वो मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी हद तक, और हमारे यहाँ पे लोगों को जानकारी देने के लिए, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसान खलिहानों में काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए एक पुख्ता जानकारी, एक रेडी रेकनर जैसा होता है, उस तरह से है। और खास करके ये जो 11 महिलाओं की जो संघर्ष गाथा है, और जिस तरह से उनकी तरह से उपलब्धियाँ इन्होंने इस किताब के माध्यम से हम सब लोगों के लिए एक जगह बना कर रखी है, ऐसी ही अन्य और भी लोगों की इसकी पार्ट 2 पार्ट 3 निकले। आजकल तो हर सिनेमा में भी देखते हैं तो हम सीक्वल निकलते हैं, उस तरह ये किताब के और सीक्वल निकलते रहे। ये शुभकामनाओं के साथ संगीता जी को मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे बातचीत का मौका दिया, आपसे सुबह मैं पुस्तकालय में पिछले सारे सालों में आने की शिरकत करता हूँ, और यहाँ पे कई किताबें खरीदने का और ज्ञान का एक भंडार जैसा लगता है, आकर के खो जाते हैं हम यहाँ पे इस प्रदर्शनी में आके। तो एक अच्छा मौका मुझे इस बार यहाँ पे दिया, इसके लिए फिर से धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सप्रे जी। और अब मैं एक और खास मेहमान हमारे बीच आ चुकी हैं, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती अनुराधा अग्रवाल जी को। आप दूरदर्शन समाचार में एडीजी के पद पर कार्यरत हैं। कृपया तालियों के साथ आपका स्वागत किया जाए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री नानक चंद्र अग्रवाल जी को। आप समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पुत्र श्री स्वर्गीय चिरंजी लाल अग्रवाल जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और आपने आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई।
इसके अलावा दिल्ली जनता दल सेकुलर में आप दिल्ली में प्रवक्ता के पद पर भी कार्यरत रहे। और अब मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती अनुराधा अग्रवाल जी को, जो एडीसी के पद पर कार्यरत हैं दूरदर्शन में। स्वागत कीजिए। धन्यवाद। इस मंच पर बुलाने के लिए, मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साहित्य अकादमी का धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रदर्शनी रखी है जो साहित्य को आगे आज की तारीख में हम लोगों के बीच में दिखाती है कि कितनी पुस्तकें छप रही हैं, कितने लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कितने विद्वान हैं भारत में जिनकी लेखनी को पढ़कर हम कितना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग आज की तारीख में ज़्यादातर नेट पे, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, जिससे बहुत सारी आधी अधूरी झूठी सच्ची खबरें और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो शायद हमारे आगे पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा साहित्य से दूर लेती जा रही है। लेकिन इस तरह की प्रदर्शनियाँ अगर हम प्रोत्साहित करें बच्चों को, आज की यंग जनरेशन को, कि वो आके यहाँ पर देखें और कुछ चीज़ों को आत्मसात करें, तो बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, हमारे समाज में बदलाव आ सकता है। हमारे समाज की जो विकृतियाँ पैदा हो गई हैं उसको सुधारने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है साहित्य का। और जहाँ तक बात करेंगे संगीता की इस पुस्तक का, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास इन्होंने कोरोना के दौरान पे किया है, जहाँ उन्होंने दर्शाया है कि कोरोना के दौरान कृषि से जुड़ी जो किसान महिलाएं थी, उन्होंने कैसे अपना योगदान से भारत की अर्थव्यवस्था को उस समय बचाने में, बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। कितनी जो सक्सेस स्टोरीज उन्होंने उसमें इंक्लूड की है। उसके अलावा जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, क्या होता है कि योजनाएं तो सरकार बनाती है, लेकिन वो जो जिस तक पहुंचनी चाहिए उस तक समय पे पहुंच नहीं पाती है, उसकी वजह से लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इन्होंने उन सारी जो स्कीम्स है उसको इकट्ठा करके उसमें प्रस्तुत किया है, उसकी पूरी व्याख्या की है कि कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है, और किस तरह से जो महिलाएं थी, जो मैं कहूँगी शिक्षित महिलाएं थी, जो उन स्कीम्स का लाभ उठा पाई है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है हमारी अर्थव्यवस्था में। और मैं ये चाहूँगी इस मंच से कहना कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जितनी भी नारी शक्ति है उसको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमें महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम बाकी स्किल डेवलपमेंट वगैरह पे देते हैं, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर एक महिला शिक्षित रहती है किसी भी परिवार में, तो वो इतना योगदान दे सकती है, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए वो प्रोत्साहित करेगी, वो अपने बाकी चीज़ों को इतने अच्छे से संभाल सकती है, अपने घर की अर्थव्यवस्था भी और समाज की अर्थव्यवस्था भी। तो इस तरह की पुस्तकें, इस तरह का साहित्य बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब पढ़ें, उसको समझें, उसको आत्मसात करें, और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है कि अगर कोई दूसरा लिख सकता है तो हम भी कोशिश तो कर सकते हैं कुछ लिखने की। हमारे समाज में महिलाओं को आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऐसा मानती हूँ। और मैं आप सबसे उम्मीद करूँगी आप लोग भी सब अपने अपने क्षेत्र में योगदान कर ही रहे होंगे, और आप और ज़्यादा कोशिश करिए कि और ज़्यादा आगे बढ़ के काम करें।
हम लोग कई बार अपनी बात को कहना नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुनेगा नहीं, लेकिन हमें सुनाना है, दुनिया को सुनाना है कि हाँ हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम योगदान जो दे रहे हैं वो बाकियों से कम नहीं है। और मैं संगीता बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को जीवित रखा है और वो बहुत अच्छा साहित्य में योगदान दे रही है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आगे चल के वो बहुत अच्छा लिखे, किताबें, ऐसी किताबें लिखें जो आगे की पीढ़ियों के लिए एक यादगार बन के रहें और उन्हें प्रोत्साहित करें और आगे चल के उनके बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अनुराधा अग्रवाल जी अपना वक्तव्य दे रही थी और हमने सुना कि उन्होंने हमेशा, क्योंकि वो एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, मतलब एक किसी भी चीज़ में रचनात्मकता लाता है और किसी चीज़ की सुंदरता दिखाने में एक इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे पहले संगीता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इंजीनियर ना हो तो हम टीवी देख नहीं सकते, रेडियो सुन नहीं सकते, तो एक हर चीज़ में हमारे, चाहे मनोरंजन में हो चाहे हर चीज़ में, इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री नरेंद्र बिस्कुते जी हमारे बीच आ चुके हैं। आप करीब 3 दशकों से अधिक समय से भारतीय सूचना अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न विभागों में आपने सेवाएं प्रदान की हैं। आपने रक्षा मंत्रालय मुंबई में पीआरओ के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। आप बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं और आपकी जो मुस्कान है वो अनायास ही लोगों का आकर्षण का केंद्र रहती है। और आपकी जो खूबसूरत मुस्कान है उसके लिए 2 पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहूँगी। पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद है और वो 2 पंक्तियां सुनिए। मुस्कुराहट का हुनर लाजवाब है, मुस्कुराहट का हुनर ही लाजवाब है, एक बार हंस दे कयामत आ जाए। एक्चुअली कार्यक्रम संगीता जी के लिए, और संगीता जी ने जो किताब लिखी है, वैसे देखा जाए तो एक अनुभव और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना, हमारे पास सभी के पास तो अनुभव होते हैं और उसे लिखना, उसे एक किताब के रूप में लाना, कई बार हमें भी लगता है कि हम भी एक किताब लिखें, लेकिन वो हो नहीं पाता। लेकिन संगीता जी कुछ देख लेती है तो उसमें किताब ढूंढती है और किताब बनाती है और वो किताब रेडी हो जाता है और उसका पब्लिकेशन भी एक अच्छे पब्लिकेशन के साथ और प्रकाशन भी किसी बड़े हस्ती के साथ, यानी ऐसे हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये हमें सभी के लिए एक अच्छी सीख भी है कि ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि आगे वाले जनरेशन के लिए हमें कुछ तो देना है। और जैसे अगर किताबें अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा माध्यम है कि जो आगे वाले जनरेशन में जाके हमारी जो अनुभव है, जो भी हमने सीखा है, वो हम पास ऑन करते हैं। और ये किताब ही है जो संगीता जी हमेशा उसमें लगी रहती है और उनके सारे जो विषय अगर आप देखोगे तो महिलाओं के एम्पावरमेंट के संबंध में है। तो एक जो अगर आप इस किताब की बात करोगे तो इस किताब में आप देखोगे कि इन्होंने, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक फार्मर महिला और उसने एक देश के अर्थव्यवस्था में किस तरह सहभाग उसका था, एक ऐसे पीरियड में जो कि जिस वक्त हर एक, यानी किसी की सैलरी बंद हो गई थी, कई बीमारियां थी, एक अलग दौर था, सारे ऑफिसेज बंद थे, एक पूरा देश बंद हुआ था। लेकिन उस वक्त कोई महिला थी जो काम कर रही थी, कुछ अलग अलग योजनाएं थी जो सरकार की, जो अर्थव्यवस्था में एक विकास ला रही थी।
तो इस सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है और ऐसा अनुभव उन्होंने उसमें लिखा है। मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने इस टाइप के अनुभव को उस पर्टिकुलर पीरियड के जिन्होंने इस किताबों यानी किताब के रूप में लाया है। तो अगर ऐसा कोई कर सकता है तो बहुत ही बढ़िया, और ये संगीता जी ने किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहूँगा कि संगीता जी ऐसे ही लिखते रहे और उससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी। हम भी शायद हो सकता है कि फ्यूचर में हम भी एक किताब लिखें। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ थैंक यू। और संगीता जी के बारे में तो सब जानते हैं, उनके काम के लगाव के बारे में, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका एक्सपीरियंस, और जो भी वो बात करती है तो हर एक सेंटेंस ऐसे लगता है कि जैसे किताब कोई पढ़ रहा है, इस टाइप में वो बात करती है। तो एक साहित्यिक जो होता है तो एक अच्छा उदाहरण है संगीता जी। तो उनके फ्यूचर के लिए मैं बधाई देता हूँ, और इसी तरह वो आगे भी कई सारी किताबें लिखे और कई सारे अनुभव हमारे सामने रखे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेंद्र विस्पति जी, अपना वक्तव्य यहाँ रखने के लिए। और वो संघर्ष, महिलाओं के संघर्ष की हमने बात की तो पंक्तियाँ याद आती थी कि न संघर्ष न तकलीफें तो क्या मजा है फिर जीने में, न संघर्ष न तकलीफें तो फिर क्या मजा है जीने में। ये तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो यही एक इच्छा रहती है महिलाओं की, और वही इच्छा उनके अंदर जो रहती है वो उन्हें आगे बढ़ाती है। कहीं पे भी, चाहे घर में, चाहे कार्यक्षेत्र में, महिलाएं जहाँ भी काम करती हैं वो उतनी ही तत्परता से और उतनी ही इच्छा शक्ति के साथ काम करती हैं। और अब मैं यहाँ डाइस पे अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती शालिनी मोदी जी को। आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में लाइफ कोच के तौर पर भी कार्यरत हैं, और इसके अलावा DDL जो दूरदर्शन समाचार का अंग्रेजी चैनल है उसमें एक समाचार संपादक के पद पर भी कार्यरत हैं। स्वागत है आपका, तारीफ के साथ आपका स्वागत करें। एक बहन जब दूसरी बहन के लिए खड़ी होती है तो शाम भी पूरी होती है। Thank you so much. I don't know what to where to start, क्योंकि अगर यहाँ मैं संगीता के बारे में बोलना शुरू करूँगी ना तो आई थिंक शाम यहीं बीत जाएगी। There lot more, क्योंकि हम लोग का साथ आज का नहीं है। आई थिंक वी आर मोर देन टुगेदर फॉर 20 years now. हम 20 साल से, कहते हैं 20 साल से जो है एक पीढ़ी जवान हो जाती है। तो हम जब खेल सकते हैं, यहाँ बच्चे थे जब आए थे और अब हमारे बच्चे हो गए। तो कितना समय हम दोनों ने एक साथ बिताया है, काम करते हुए, एक दूसरे के साथ बात करते हुए, चीज़ों को एक दूसरे के साथ टैकल करते हुए, कभी घर कभी बाहर, मतलब हर चीज़ को कैसे तालमेल के साथ देखा जाए, कैसे सीखा जाए, कैसे किया जाए, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है संगीता जी से। और ये इंस्पिरेशन जो ये अभी कह रही थी कि इनकी एक्चुअली ये शी इज़ अ होलसम इंस्पिरेशन। अगर किसी को रसोई से लेकर ऑफिस तक का सफर, अगर किसी को सीखना है ना कि कैसे और यहाँ पर कितने चैलेंजेस में फेस कर कैसे करना चाहिए, यू शुड टॉक टू हर। शी इज टोटली अ ट्रू साउथ। और जहाँ तक बात रही इन किताबों की, मैं हमेशा से ही कहती थी, देखना एक दिन यू विल बी हैविंग योर ओन ऑफिस, एम्प्लॉइंग पीपल एट द सैलरी व्हाटएवर यू वांट टू गिव देम। आज महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, कभी थी नहीं। इनफैक्ट जब हम आज़ादी की बात करें तब भी जो है महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर जो है पुरुषों के साथ अपने स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ती थी। तो ऐसा कभी देखा नहीं है कि वो पीछे हैं। आज और ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि भौतिकता में, मॉडर्निटी में और आगे निकल कर आ रही है। माइंड जो है ओपन हो रहे हैं, घर में जो है चेंजेस कर रहे हैं। अब घर में चेंजेस की बात करें तो जैसे आपके जो हमारा जो पुराना शास्त्र है, ट्रेडिशनल है, वास्तु शास्त्र है, और हमारा एक्चुअली मेन कल्चर्स है, उसको पहुंचाने में घर घर मैं एक नई मुहिम पे भी और जुड़ी हुई हूँ। और एज ए लाइफ कोच, जैसे कि मैम ने मेरा बताया कि मैं लाइफ कोच भी हूँ,
तो देखिए लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, इतनी ज़्यादा केओस है बिल्कुल मार्केट में, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस केओस से हटकर हम अंदर अपने अंतर मन में कैसे घुस पाएं और समझ पाएं और ढूंढ पाएं, तो ये चीज़ें ना आपको एक्चुअली अपने शांत होके एक तरफ अपने मन के अंदर जाकर अपने आप से बात करके भी जानना होगा। और इसी के लिए आप कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हीलिंग मास्टरी मेरी एक किताब है। मुझे भी एक मौका मिला है किताब लिखने का, जो कि हर जगह अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अदरवाइज वैसे एज अ फ्रेंड, एज अ कोच, एज अ काउंसलर मैं खुद भी हीलिंग करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने आप से भी नहीं कह पाते, वो चीज़ मैं सुनना चाहती हूँ हमेशा। तो इसलिए, और इसमें बिल्कुल जज नहीं, यहाँ कोई जज है ही, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मैं जैसे मैं अपने आप को सुन रही हूँ। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ना, ये आप सिर्फ बीइंग अ पर्सन, जैसे कि संगीता जी एक एम्पैथ है, आई हैव अंडरस्टूड क्यों हमारा तालमेल इतना मिलता है, क्योंकि खुद एक एम्पैथ है। किसी दूसरे को दुख में देखती हैं, किसी दूसरे को परेशानी में देखते हैं, तो उनके मन में वो परेशानी फील आती है। तो दिस इज अ पर्सन जो कि एक बुक लिखने के लिए ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसान के लिए, कि अगर वो सारी की सारी भावनाएं बुक में उतार सके, वो तभी होता जब ये एम्पैथ है। लाइफ ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे और कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ जिए। और क्योंकि यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, तो उनसे मैं दो बातें कहना चाहूंगी। बच्चों देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आज चीजें हैं, आज अपनी क्लासेस में जो आप पढ़ोगे, कल आप उसको जो है मार्केट में आप उसको उतारोगे। पर एक चीज है जो मॉरल साइंस है हमारी, जो एक्चुअली हम अपने अंदर के पॉइंट से, हम अपने अंदर के कैरेक्टर से कैसे डील करें, उसमें किसी हर तरह की स्ट्रेस रहेगी, हर तरह की बातें रहेगी, यू हैव टू डील विद इट। तो वो कैसे करें, वो आज से होगा। नंबर 1, यू हैव टू रीड बुक्स, नॉलेज, जितनी नॉलेज गेन कर सको, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा है। तो मैं उसके अलावा एक बात बोल रही हूँ, बुक्स जो है ना हमारी बेस्ट फ्रेंड्स है। ये हम भी बचपन से सुनते आए थे और आज भी उसको एकदम अपने जीवन में उतारते हैं। रीड एज मच एज यू कैन, नॉलेज बेस अपना बढ़ाओ। व्हाट विल हैपन, इससे आपको एक कामनेस आएगी लाइफ में, आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आगे आप डील कर पाओगे। These books will get you into it, like books like habits, mindset. Read these books. Read about financial freedom. So this will how you will make budget कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़े टाइम में मुझे लगता है हमारे करिकुलम में भी आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, बट इसको अभी से, ठीक है। तो या बच्चों के लिए छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं। और एक और चीज, सुबह जल्दी कौन उठता है यहाँ पर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सुबह जल्दी उठने वाले जो है ना, उनको मैक्सिमम विटामिन डी मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हम सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, और सूर्य नमस्कार करेंगे। क्या करेंगे? और क्या करेंगे? बुक्स पढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी जी, बहुत ही फ्रूटफुल रहा आपका ये वक्तव्य, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों ने भी जो यहाँ मौजूद है उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। और अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ओपी यादव जी। कृपया तालियों के साथ आपका स्वागत करें। आप 60 देशों की जो संस्था है पार्लियामेंट प्रेस ऑफ साउथ एशिया, इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा करीब 30 दशकों तक आपने कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया है और हम सबको किसान और खेती की छोटी छोटी खबरों से रूबरू करवाया है। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत किया जाए। और अब मैं मंच पर वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री
गिरीश निशाना जी को। आप दिल्ली एनसीआर के सामाजिक मुद्दों से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। आपके विषय में बात करें तो अंबेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सलाहकार के पद पर भी हैं। इसके अलावा एनसीसी एल्यूमनाई क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप युवावस्था से ही सक्रिय रहे और युवावस्था में आपने दिल्ली हिंदी अकादमी से नवोदित लेखक पुरस्कार प्राप्त किया। कृषि और पराली की समस्या से जुड़ी तमाम खबरें आपने बहुत ही बारीकी से दर्शकों तक पहुंचाई। न सिर्फ उस समस्या पे बल्कि उस समस्या के निदान पे भी आपने हम सबको सूचित करा। बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग आपकी रहती है, बहुत ही सुलझे हुए और सहज शब्दों का आप इस्तेमाल अपनी रिपोर्टिंग में करते हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय से एनसीसी के बेस्ट कैडेट भी आप रहे। इंटरनेशनल यंग पीपल अवार्ड जो इंग्लैंड का ड्यूक ऑफ एडिनबरा से आपको प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के एमसीएमसी के भी आप सदस्य हैं। तो कृपया वक्तव्य से पहले आपका जोरदार स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री गिरीश निशाना जी को। मुमकिन है मेरी बात गवारा न करें आप, मुमकिन है मेरी बात गवारा न करें आप, इस वास्ते कहता हूँ इशारा न करें आप, किसी और बात का डर नहीं बस रुसवाई का गम है, इसीलिए तो कहता हूँ कि निशाना कहकर पुकारा न करें आप सभी को गिरीश निशाना का प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय एडीजी मैम, नरेंद्र सर, नितिन सर, एनसी अग्रवाल सर, डॉक्टर ओपी यादव जी, संगीता अग्रवाल जी, शालिनी जी, नूतन जी और हमारे कई साथी दूरदर्शन न्यूज से यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप संगीता जी के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि संगीता जी एक लेखिका नहीं बल्कि एक पूर्व एनसीसी कैडेट हैं, एनसीसी एलुमनाई हैं और वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट, तो आप इनको देख भी सकती हैं। डॉक्टर ओपी यादव भी एनसीसी एलुमनाई हैं, आप देख सकते हैं कितने सक्रिय रहते हैं। और यहाँ कई और भी लोग हैं, जितेंद्र जी मौजूद हैं, साहित्य अकेडमी से हैं, एनसीसी एलुमनाई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जो एनसीसी में रहे होंगे, जो अपने युवावस्था में भी आप सक्रिय थे और आज भी बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि आज बात कर रहे हैं संगीता जी की पुस्तक पर कृषि में महिलाओं की भूमिका। बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है संगीता जी ने। सबसे खास बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, बच्चों एक बार जोरदार तालियां, बच्चों जोरदार तालियां, खड़े होकर तालियां बजाएंगे बच्चे। संगीता जी के लिए एक बार संगीता जी ने खड़े होकर तालियां बजाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए इन्होंने वो भी कृषि पर पुस्तक लिखी है। अपने आप में बड़ी बात है महिलाओं से, हालांकि महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। देखिए नूतन जी देहरादून में आप इनको टीवी में देखते होंगे, उत्तराखंड न्यूज के अंदर समाचार पढ़ती थी, आज आपके साथ साक्षात हो रही हैं। संगीता अग्रवाल जी कितनी पुस्तकें लिख चुकी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। खाली एक ही पुस्तक नहीं है कि खाली संगीता जी ने कृषि में महिलाओं की भूमिका पर लिखी है, और भी बहुत सारे विषयों को चुना है, चाहे कोरोना हो चाहे अन्य विषय हो। बहुत सारी पुस्तकें उनकी अलग अलग प्रकाशनों में मौजूद हैं। इस पुस्तक की खास बात यह है क्योंकि ये पुस्तक वहां से निकाली गई है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तकें निकलती हैं, जहां पर प्रधानमंत्री खुद उस प्रकाशन से पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रभात प्रकाशन की। तो संगीता जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस स्तर के प्रकाशक संगीता जी को चुन रहे हैं, तो हमारे लिए भी गौरव की बात है। हम उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस किताब के अंदर आप पढ़िएगा कृषि में महिलाओं की भूमिका। लघु भारत की तस्वीर दिखाई देती है। लघु भारत यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों को इसमें जोड़ा गया है, चाहे कश्मीर हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, तमाम जो देश के अलग अलग हिस्से हैं वहां जाकर उनका साक्षात्कार करना, महिलाओं से बातचीत करना, क्योंकि जो कृषि में जुड़ी महिलाएं हैं बहुत जल्दी से फैमिलियर नहीं हो पाती हैं, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में लिखना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और चुनौती को स्वीकार किया है संगीता अग्रवाल जी ने। हालांकि संगीता अग्रवाल जी हमारे डीडी न्यूज में बुलेटिन संपादक हैं, बहुत अच्छे से बुलेटिन करती हैं, चाहे वो दिव्यांगों के लिए बुलेटिन हो, HI, चाहे किसानों का बुलेटिन हो,
अपने हर बुलेटिन में कुछ नया करने की सोचती हैं, एक नई हेडलाइन करने की सोचती हैं और कहीं ना कहीं नितिन सप्रे सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे किसान के बुलेटिन जा भी रहे हैं। तो सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि किसानों के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं नितिन सर भी। हमारी जो एंकर्स हैं वो यहाँ पर है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो कृपया आए और बच्चों का अभिवादन स्वीकार करें। आप दोनों आइए। दीपाली जी आपका स्वागत है। दीपाली बीना जी और दीपाली जी, आप रोजाना इनको टीवी में भी देखते हैं और आपके बीच में मौजूद हैं। आप जब देखते हैं सांकेतिक भाषा में समाचार पढ़े जाते हैं तो देखिए पूरा डीडी न्यूज परिवार यहाँ मौजूद है। बहुत खुशी का क्षण है। संगीता जी की पुस्तक पर चर्चा हो रही है। तमाम प्रकाशक यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो बात संगीता जी में है वो शायद हमारे डीडी न्यूज में बहुत सारे ऐसे नहीं है कि संपादक नहीं है और बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ अलग हटकर कुछ अलग करने की जो क्षमता है वो संगीता जी के अंदर है। और मैं उनके पिताजी को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी पुत्री को जन्म दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए। क्योंकि हम जब ऑफिस में होते हैं तो हमेशा गिरीश भाई तो अपने आप को कहीं ना कहीं परिवार की कमी महसूस नहीं होती ऑफिस आने के बाद भी। तो संगीता अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, किताब के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ सुना, संगीता जी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी हमें मुख्य वक्ता को भी सुनना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश जी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राधा अग्रवाल जी का भी, क्योंकि आपने बहुत ही कीमती समय ऑफिस के आवर्स में से आपने हमारे लिए समय निकाला और आपने आपकी मजबूरी को बहुत ही जल्द वापस अपने कार्य क्षेत्र में जाना है। तो मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ आपका एक बार अभिवादन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपनी कीमती जो वक्तव्य था उससे भी हमें अभिभूत कराया। और अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओपी यादव जी को मैं वक्तव्य के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक माइलस्टोन ओपी सर ने स्थापित किया और बाकी जो लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि जैसा उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, जैसे वो बिल्कुल किसानों के बीच में खेतों में जाके जिस तरीके से वो लोगों से बात करते थे और बहुत ही सरल सहज गांव के लोगों की भाषा में उनकी ही बातचीत में से वो निकाल लेते थे। उन्हें पता भी नहीं चलता था किसानों को कि हमारी कोई बात वो हमारे बीच में से चाह रहे हैं। कई बार लोग नहीं बताना चाहते हैं हरियाणा के किसान हैं, या वो अपनी निजी बातों को या खेती की बातों को नहीं बताना चाहते, लेकिन ओपी सर की एक खासियत थी कि वो बहुत ही इतने आत्मीयता से उनसे सवाल पूछते थे कि वो क्या कहना चाहिए कि अपनी बातों को वो बता देते थे। और यही एक जो अच्छी रिपोर्टिंग होती है उसकी पहचान होती है। किसी भी तरीके से आप समाचारों को निकाल के लाइए। तो कृषि पत्रकारिता में जो योगदान ओपी सर का रहा वो बहुत खूब रहा। एक माइलस्टोन सबके लिए स्थापित किया। मैं वक्तव्य के लिए यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ श्री ओपी यादव जी को। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं संगीता जी के पिताजी को प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी सुंदर, सुशील, गुणवान, सभ्य और एक साहित्य जगत की चर्चित शख्सियत को जन्म दिया और आज हम सब इसी कार्यक्रम में मौजूद हैं। दूसरा, मैं संगीता जी का आभार जताऊंगा कि कल मैं नेपाल में था, दोपहर में आपका फ़ोन आ रहा था, लेकिन मुझे आना था मंडे को, लेकिन मैं आज ही आ गया क्योंकि इस कार्यक्रम में भी आना एक उद्देश्य था और यहाँ पर भी मेरे बॉस वगैरह है उनका आशीर्वचन भी मुझे मिल गया, तो मैं खुद से आपका आभार जताऊंगा। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मंचासीन अतिथिगण
जो एडीजी मैडम चली गई और नितिन सर, नरेंद्र सर, गिरीश जी, नुतन जी और शालिनी जी और सम्मानित सभागार में मौजूद बच्चे और अतिथिगण, आप सभी के लिए और मेरे लिए एक सहर्ष खुशी का पल है कि दिल्ली देश की राजधानी में कृषि जैसे विषय को लेकर आप आत्मचिंतन और एक चर्चा का संयोजन कर रहे हैं। बहुत ही विलक्षण पल है, क्योंकि 21 साल में मैंने बहुत कम देखा कि कृषि को लेकर साहित्यिक चर्चा है। अन्य विषयों पर नारी शक्ति इधर उधर बहुत होती है, लेकिन कृषि का मैं मानता हूँ कि पहला और अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। और देश की जो भविष्य की पीढ़ी है, प्रधानमंत्री बात करते हैं 2047 का नए सपनों का भारत, उसके जो कर्णधार बच्चे यहाँ मौजूद हो, तो निश्चित तौर पर इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कृषि को लेकर संवेदनशील बनेंगे। तो ये बहुत ही अद्वितीय, अलौकिक, भव्य, दिव्य कार्यक्रम है। और अब रही बात कृषि की, पहले मैं मेरे बॉस हैं नितिन सर और नरेंद्र जी को मैं बड़ा प्रणाम करके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ऐसे अवसर दिए जिससे मैं कृषि के कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाया और आपसे सीख पाया। आपकी डांट फटकार और उसमें भी जो मुझे जो प्यार और सीख मिलती थी, अब उसको मैं रियलाइज करता हूँ कि आपके शब्दों में इतनी गहनता थी। हम लोग अज्ञानता के चलते कई बार उसको समझ नहीं पाते थे, लेकिन जब आदमी संस्थान छोड़ के जाता है तब उनको पता चलता है कि सीनियर्स के जो उद्बोधन है, उनके भाषण है, उनके ज्ञान रूपी जो बातें हैं, उनका दूरगामी परिणाम क्या होता है। तो अभी मैं सार्क में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भारत को एक तरह से, और वहाँ पे भी मीडिया का मैं इंचार्ज हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने जो मुझे सिखाया सर, उसका मैं वहाँ फायदा ले रहा हूँ। और वहाँ पे भी मैंने सार्क एग्रीकल्चर सेंटर है, उसमें मैक्सिमम मेरा फोकस उसी पे ही रहता है। जो भी काम होते हैं उसको मैं जरूर टारगेट करता हूँ अपनी लेखनी में भी, और जो भी मीडिया में रिलीज देते हैं। रही बात एग्रीकल्चर की, अगर बात करें, कृषि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। अगर आज भी हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। तो जीडीपी में अगर बात करें, तकरीबन 17 से 18% एग्रीकल्चर का योगदान है देश की जीडीपी में। और पर्टिकुलर महिलाओं की मैं बात करूं तो क्योंकि देश की जो खाद्य व्यवस्था है उसको सुरक्षित करने में और उसको मजबूती प्रदान करने, गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न देने, और तकरीबन 80 करोड़ जो जनता है, प्रधानमंत्री जिनको खाद्य आपूर्ति के लिए मिशन मोड पे खाना आपूर्ति करा रहे हैं, वो सब पूरा करने में भी महिलाओं की कहीं न कहीं भूमिका है। तो इस देश को मजबूत करने में न केवल नारी शक्ति आगे है, बल्कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि जगत के नाम रोशन करने में भी नारी शक्ति का योगदान है। अगर मैं बात करूँ आज महिलाओं की स्थिति क्या है कृषि में, तो जो मैंने रिपोर्टिंग में देखा और जो मैं पढ़ा और समझा, उसका सारांश ये है कि अभी आज की तारीख में तकरीबन 33% महिलाएं एग्रीकल्चर की लेबर, कृषि श्रमिक जिसको हम बोलते हैं, खेती और मजदूर जिसको हम बोलते हैं, 33% महिलाएं। 48% महिलाएं ऐसी है जो अपना स्वरोजगार कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण विजन है, उसको पूरा करने में महिलाएं योगदान देती है जरूरी स्तर। जो लघु और कुटीर उद्योग है उसमें 48% खेती और महिलाएं हैं। अगर पूरी कृषि की मैं बात करूँ ओवरऑल, तो तकरीबन 78% महिलाएं ऐसी है जो खेती में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं 140 करोड़ की आबादी में 80% महिलाएं अगर खेती से जुड़ी हुई हैं तो उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खेत और खलिहान से जुड़ी रहती है। लेकिन बावजूद विडंबना है कि आज भी जो देश की खेती जमीन है उसमें मात्र 6 से 8% महिलाओं को जमीन का पट्टा उनके नाम है। बाकी पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों के नाम है। लेकिन कभी महिलाओं ने किसी मंच से ना आवाज उठाई, ना विरोध किया कि मेरे को भी आधा हिस्सा मिलना चाहिए जमीन का। यही एक सहनशीलता इस भारत की जो संस्कृति, वैदिक कालीन सनातन संस्कृति, उसका जीवन प्रणाम है कि महिलाएं कभी अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठाती, विरोध नहीं करती, कलह पैदा नहीं करती। जो भी झगड़े होते हैं पुरुष प्रेरित होते हैं, अन्य विषयों को लेकर होते हैं, लेकिन कभी महिलाओं के किसी को लेकर विवाद नहीं हुआ। तो इसलिए आज ये जो मंच है केवल महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के साथ साथ नारी शक्ति के जो कृषि से जुड़े विषय उसको लेकर सज गया है। इससे मुझे बड़ी खुशी है, शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आयोजकों का और संगीता जी के पिताजी का, उनकी माता जी का, उनके परिवार का, भाई बहन भाभी सभी का, और सम्मानित जो मंच पर हमारे गिरीश जी हैं मेरे सीनियर, मैं इनसे बहुत सीखा हूँ और आज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। नुतन जी हैं हमारी और आप बैठे हैं सामने, सभी मेरे लिए कहीं न कहीं कुछ कुछ सिखाने के एक अंश है। हर व्यक्ति में कहीं न कहीं एक प्रेरणा होती है। सिर्फ हमें उसकी उम्र को नहीं देखना चाहिए, उसके हुनर को देखना चाहिए, कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सर मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करूँगा नरेंद्र सर का और आपका कि आपके जो सिखाए हुए आंसर मैं कहीं न कहीं अपने आगे की कौशल में यूज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ड्यूटी से भले ही चले जाए लेकिन हमारे दिलों से नहीं जाएंगे। तो एक बात फिर से मैं संगीता जी को बहुत बधाई दूंगा और इनके विषय में गिरीश जी ने बताया, लेकिन अगर हम चर्चा करें केवल संगीता को लेकर ही एक साहित्यिक चर्चा करें तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, ये चर्चा खत्म नहीं होगी। पूरे दूरदर्शन की नहीं, मीडिया परिवार में सभी लाडली बहनें हैं।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको संगीता बहन के नाम से नहीं पुकारता हो। और इनकी सोच, इनका दिन में 2-3 बार कॉल कभी आ भी जाता है, मैं नेपाल कभी नहीं उठाऊंगा, लेकिन इसके मतलब जो शैली और संस्कार है ना वो एकदम दिखाई दे जाते बातों में। ये अलग टाइप की एक महिला है जिसको बहुत ही करीब से समझने की जरूरत है। इसके प्यार भी है, डांट भी है, गुस्सा भी है, नाराज भी है, नाराज भी हो जाएंगी, शाम को बात भी कर लेंगी। तो ये सब ड्यूटी परिवार का ही योगदान है जो संगीता जी को यहाँ आने के बाद भी उसके संस्कार को जीवित रखने का अवसर दिया। तो आप सभी का अपने से आभार है कि आपने हमारी मूल संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसे अवसर प्रदान किए जिससे आज साहित्यिक चर्चा हो रही है। और आप इतना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं। दोनों जो हमारे दोनों ही बौद्धिक और संचार जगत के अधिकारी हैं, महाराष्ट्र से ही हैं। और मराठी लोगों का स्वाभिमान और सम्मान शिवाजी के लिए सारे देश में देखा है, तो सर भी और बड़े स्वाभिमानी है दोनों ही हमारे। तो इस कार्यक्रम में आए तो बहुत सोच समझ के आए हैं। फिर से आप सभी का एक बार उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्री यूपी यादव जी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनके आयोजित किए हुए कार्यक्रम में हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे से बातों को साझा कर रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ दूरदर्शन समाचार में संपादक के पद पर कार्यरत और 2 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय श्रीमती संगीता अग्रवाल जी को। धन्यवाद नूतन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर नूतन, शालिनी और अनुराधा मैम, ये महिला शक्ति का रूप है, ये मेरे साथ का रूप है। और नीचे बैठी हैं एम्स में पूर्व डाइटिशियन डॉक्टर गीतांजलि अग्रवाल। खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरी 2 भाभियाँ नीमा अग्रवाल और कोमल अग्रवाल, खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कीजिए। अगर परिवार की महिलाएं और आपके ऑफिस की महिलाएं आपका साथ न दें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे जैन भाई बैठे हुए हैं बच्चों के बीच में, उनका अभिवादन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना समय निकाल कर आए। इन बच्चों का धन्यवाद, उनके अध्यापिका का धन्यवाद जिन्होंने मेरे कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। बच्चों, आप लोगों के लिए ही हम दिन रात लगे हुए हैं, चाहे वो दूरदर्शन पे कार्यक्रम हो, लेखन हो या फिर कोई भी काम हो। आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, बच्चों किस किस ने अपने घर में एक भी पौधा लगाया है? हाथ खड़ा कीजिए। आप बताइए बिटिया, आपने कौन सा पौधा लगाया है? कौन सा? किसका? आम का। तो आम के फल कब आएगा पता है आपको? देखिए, ये बच्ची की बड़प्पन है कि इसने पौधा लगाया लेकिन इसने फल की चिंता नहीं की। तो आप इस छोटी बच्ची से प्रेरणा लीजिए कि आप कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। ये जो बच्ची है इसमें मैं अपना अक्स देख रही हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ जाती थी और मैं बहुत ही गौरवशाली हूँ कि मैं श्री नानक चंद अग्रवाल जी की बेटी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं श्री नानक चंद अग्रवाल जी की बेटी हूँ और मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो स्वर्गीय लाला चिरंजीवी लाल अग्रवाल का है। मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो श्रीमती रेशमा अग्रवाल का है। मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो स्वर्गीय संतोष अग्रवाल का है। पिताजी, आज मैं आपको इस मंच के जरिए ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो आपने सिद्धांत, लेखन और मुझे जो समाज सेवा की भावना दी है, मैं अपना देह त्याग दूंगी लेकिन मरते दम तक कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे याद है कि कोरोना में जब सब लोग डर गए थे और आपातकाल में घिरे हुए थे क्योंकि उस समय घर से बाहर निकलना हमारे लिए सही नहीं था, उस समय आपने मुझे प्रेरणा दी कि आप कृषि में महिलाओं की भूमिका किताब पे काम कीजिए, क्योंकि उस समय जो महिलाएं हैं उन्होंने देश के बागडोर संभाली। अब आप पूछेंगे कैसे? क्या आपने बच्चों उस समय खाना बंद कर दिया था? नहीं ना, किसी ने भी खाना बंद किया कोरोना में? तो वो खाना उगा कौन रहा था? उगाया तो खेतों में ही जाता है और खेतों में काम कौन कर रहा था? महिलाएं। उस समय मेरे पिताजी ने बोला कि जो महिलाएं हैं उन्हें तो फ्रंट लाइन वर्कर का नाम भी नहीं दिया गया, वो गुमनामी के अंधेरे में काम कर रही है। तो आप क्यों डरते हो? आप अगर पत्रकार हैं तो अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए और आप फिर देखिए कि आप अगर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं तो ये कोरोना कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है।
और अपनी जान से बढ़कर समाज को और देश को मानूं। तो मैं अपने उसी प्रयास में लगी हुई हूँ और एक बार मैं फिर नमन करती हूँ अपने पिताजी को, अपने आदरणीय ऑफिस को, अपने भाई को जो मेरे लिए समय निकाल कर आए। लेकिन मैं आपको फिर से विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे दादाजी ने समाज के लिए जान दी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना भागीदारी दी। तो उन्हीं स्वर्गीय लाला चिरंजीव लाल अग्रवाल जी की मैं कसम खाती हूँ कि मैं भी अपने लेखन से और अपने कार्यों से समाज का दायित्व निभाती रहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब मैं राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती सुषमा जी को। श्रीमती सुष्मिता जी से राष्ट्रगान की प्रस्तुति अब हम सुनेंगे और एक सभी से आग्रह है कि वो कृपया अपने अपने स्थानों पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। चूल्हा में खाना पका रही है क्या हमारे लिए? खाना पका रही है क्या या नहीं? बहुत सीधा धन्यवाद।